धरती के ऊपर बने रहस्य तो फिर भी आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ निर्माण जमीन के नीचे, पहाड़ों के भीतर और भूली हुई सभ्यताओं के खंडहरों में छिपे हैं। कहीं 20,000 लोगों के रहने लायक भूमिगत शहर है, कहीं ऐसी गुफाएं हैं जिनके निर्माताओं का नाम तक इतिहास में नहीं, और कहीं पत्थरों को मशीन जैसी सटीकता से काटा गया। अब हम उन 11 जगहों में प्रवेश करेंगे जहां प्राचीन दुनिया की क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं आगे दिखाई देती हैं। नंबर 1, डेरिनकुयू, धरती के नीचे बसा विशाल शहर। तुर्की के कप्पाडोसिया क्षेत्र की जमीन ऊपर से शांत और साधारण दिखाई देती है। यहाँ नरम ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी पहाड़ियां और विचित्र आकार की शिलाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इसी जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां हजारों लोग महीनों तक बाहरी दुनिया से कटकर जीवित रह सकते थे। इस भूमिगत नगर को डेरिनकुयू कहा जाता है। डेरिनकुयू कोई छोटी गुफा नहीं, बल्कि कई मंजिलों में फैला पूरा शहर है। माना जाता है कि यह जमीन के भीतर लगभग 18 स्तरों तक जाता है। हालांकि आज केवल कुछ मंजिलें ही लोगों के लिए खोली गई हैं। इसके भीतर रहने के कमरे, भोजन भंडार, रसोई, पशुओं के अस्तबल, विद्यालय, धार्मिक कक्ष, शराब और तेल रखने के स्थान तथा पानी के कुएं बनाए गए थे। सबसे आश्चर्यजनक इसकी वायु व्यवस्था है। जमीन के अंदर इतनी गहराई पर हजारों लोगों और जानवरों के रहने के लिए लगातार स्वच्छ हवा आवश्यक थी। इसके लिए दर्जनों लंबी वायु नलिकाएं बनाई गई जो नीचे के स्तरों तक हवा पहुंचाती थीं। इनमें से कुछ नलिकाएं जलकुओं की तरह भी काम करती थीं। शहर के मार्ग जानबूझकर संकरे और नीचे रखे गए थे। कई रास्तों से गुजरते समय व्यक्ति को झुकना पड़ता है। संभव है कि इसका उद्देश्य हमला करने वाले दुश्मनों की गति धीमी करना रहा हो। अलग अलग मंजिलों के रास्तों को विशाल गोल पत्थर के दरवाजों से बंद किया जा सकता था। ये पत्थर चक्की के पार्ट जैसे थे और भीतर से आसानी से घुमाकर रास्ते के सामने लगाए जा सकते थे, लेकिन बाहर से उन्हें हटाना लगभग असंभव था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र के लोगों ने युद्धों, आक्रमणों और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए इन भूमिगत स्थानों का उपयोग किया। यह संभवतः स्थायी निवास नहीं था, बल्कि खतरे के समय लंबे समय तक छिपने के लिए बनाया गया सुरक्षित नगर था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न निर्माण को लेकर है। नरम ज्वालामुखीय पत्थर को काटना संभव था, लेकिन इतने विशाल जाल को बिना गिराए बनाना बेहद कठिन था। कारीगरों को समझना पड़ता था कि कहां स्तंभ छोड़ना है, छत कितनी मोटी रखनी है और नई सुरंग किस दिशा में काटनी है। किसी गलत जगह काटी गई दीवार पूरी मंजिल को कमजोर कर सकती थी। इतना पत्थर बाहर निकालने में भी वर्षों लगे होंगे। फिर भी आसपास ऐसा कोई विशाल मलबे का पहाड़ नहीं मिलता जो इसके पूरे निर्माण को आसानी से समझा सके। संभव है कि निकले पत्थर का उपयोग घरों, रास्तों और दूसरे निर्माणों में कर लिया गया हो। आज डेरिनकुयू के भीतर चलते समय बाहर की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। संकरे रास्ते, ठंडी हवा और अंधेरी सीढ़ियां यह एहसास दिलाती हैं कि प्राचीन लोगों ने केवल जमीन में आश्रय नहीं बनाया था, बल्कि खतरे की स्थिति में एक पूरी सभ्यता को धरती के भीतर छिपा देने की योजना तैयार कर रखी थी। नंबर 2, लॉन्ग्यू केव्स, जिनका निर्माता इतिहास में नहीं। चीन के जेजियांग प्रांत में वर्ष 1992 तक कुछ गहरे तालाब सामान्य जल स्रोत समझे जाते थे। स्थानीय लोगों ने इनके बारे में कई कथाएं सुनी थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि पानी के नीचे क्या छिपा है। एक स्थानीय व्यक्ति वू आनाई ने तालाब का पानी निकालने का निर्णय लिया। जैसे जैसे जल स्तर नीचे गया, पत्थर की सीढ़ियां और विशाल भूमिगत कक्ष सामने आने लगे। इसके बाद आसपास के दूसरे तालाबों का पानी निकाला गया और पता चला कि जमीन के नीचे 36 से अधिक विशाल मानव निर्मित गुफाएं मौजूद हैं। इन्हें आज लॉन्ग्यू केव्स कहा जाता है। इन गुफाओं के भीतर ऊंची दीवारें, बड़े स्तंभ, सीढ़ियां और ढलानदार छतें हैं।
प्रत्येक कक्ष इतना विशाल है कि उसके भीतर कई मंजिला इमारत समा सकती है। चट्टान को काटते समय कुछ हिस्से जानबूझकर छोड़े गए जो छत को सहारा देने वाले स्तंभों का काम करते हैं। सबसे रहस्यमयी चीज दीवारों और छतों पर बने एक समान निशान है। लगभग हर सतह पर तिरछी और समान दूरी वाली धारियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल औजार ने व्यवस्थित तरीके से पूरी गुफा को काटा हो। यदि ये निशान हाथ के औजारों से बनाए गए तो हजारों मजदूरों को एक ही आकार, गहराई और दिशा में लगातार काम करना पड़ा होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन गुफाओं से लाखों घन मीटर पत्थर निकाला गया। इतना मलबा कहां गया, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। आसपास कोई विशाल प्राचीन ढेर या ऐसा निर्माण नहीं मिला जिसमें सारे निकले पत्थर के उपयोग की पुष्टि हो सके। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि चीन के प्राचीन अभिलेखों में इतने बड़े निर्माण का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। हजारों मजदूर, वर्षों का श्रम, भोजन, औजार और मलबे का परिवहन, इतनी विशाल परियोजना को पूरी तरह इतिहास से गायब हो जाना असामान्य है। गुफाओं के भीतर न रहने के स्पष्ट प्रमाण मिले, न कब्रें, न धार्मिक मूर्तियां और न ही युद्ध से जुड़ी संरचनाएं। वहां खाना पकाने के स्थान, राख, मानव हड्डियां या रोजमर्रा के सामान भी नहीं मिले। इसलिए इनके वास्तविक उद्देश्य को लेकर कई विचार हैं। कुछ इन्हें भंडारण स्थल मानते हैं, कुछ सैनिक ठिकाना और कुछ किसी धार्मिक या शाही परियोजना का हिस्सा। एक और आश्चर्य यह है कि पास पास बनी गुफाओं की दीवारें कई स्थानों पर बेहद पतली हैं, फिर भी वे एक दूसरे में नहीं टूटी। इसका अर्थ है कि निर्माताओं को भूमिगत दूरी और दिशा का सही ज्ञान था। बिना आधुनिक उपकरण के उन्होंने यह कैसे मापा, यह स्पष्ट नहीं है। गुफाओं में पानी भरा रहने के बावजूद उनकी संरचना हजारों वर्षों तक सुरक्षित रही। अंदर जाने पर विशाल खाली कक्षों में कदमों की आवाज दूर तक गूंजती है। दीवारों पर बने लाखों एक जैसे निशान ऐसा महसूस कराते हैं मानो निर्माता अपना नाम तो मिटा गए, लेकिन अपनी कार्य प्रणाली को किसी ऐसे संकेत की तरह छोड़ गए जिसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए। नंबर 3, चांद बावड़ी, सीढ़ियों का अंतहीन भ्रम। राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में जमीन के भीतर उतरती हजारों सीढ़ियां पहली नजर में किसी विशाल ज्यामितीय भ्रम जैसी दिखाई देती हैं। 3 दिशाओं में बनी सीढ़ियां लगातार नीचे जाती हैं और उनके बीच त्रिकोणाकार आकृतियों का ऐसा जाल बनता है कि आंखों के लिए एक निश्चित रास्ते का पीछा करना कठिन हो जाता है। यही है चांद बावड़ी, भारत की सबसे विशाल और प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक। इस बावड़ी का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी में निकुंभ वंश के राजा चंद से जोड़ा जाता है। राजस्थान के सूखे और गर्म वातावरण में वर्षा जल को जमा करना जीवन के लिए आवश्यक था। बावड़ियां केवल पानी निकालने के स्थान नहीं थी, बल्कि गर्मियों में लोगों के बैठने, मिलने और धार्मिक गतिविधियां करने के केंद्र भी थीं। चांद बावड़ी लगभग 100 फीट गहरी मानी जाती है। इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं जो 13 स्तरों तक नीचे उतरती हैं। सीढ़ियों की बनावट इतनी नियमित है कि ऊपर से देखने पर वे पत्थरों का एक विशाल चित्र लगती है। बावड़ी के तल का तापमान ऊपर की सतह की तुलना में कई डिग्री कम रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति नीचे उतरता है, सूरज की सीधी रोशनी कम होती जाती है और पत्थरों के बीच ठंडक बढ़ने लगती है। इसी कारण भीषण गर्मी में यह स्थान लोगों को राहत देता रहा होगा। 3 ओर सीढ़ियां हैं, जबकि चौथी ओर मंडप, कमरे और धार्मिक संरचनाएं बनी हैं। पास ही हर्षत माता का मंदिर मौजूद है। संभव है कि बावड़ी का उपयोग धार्मिक स्नान और अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता रहा हो। इसकी सीढ़ियों का जाल जितना सुंदर है, उतना ही भ्रमित करने वाला भी। हर दिशा में लगभग एक जैसी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। नीचे से ऊपर देखने पर यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि व्यक्ति किस दिशा से आया था। इसी से जुड़ी एक स्थानीय कथा कहती है कि इसे एक ही रात में अदृश्य शक्तियों या आत्माओं ने बनाया था।
एक अन्य मान्यता है कि जो व्यक्ति जिस रास्ते से नीचे जाता है वह बिल्कुल उसी रास्ते से वापस नहीं लौट सकता। इन कथाओं का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन संरचना की जटिलता देखकर समझ आता है कि ऐसी कहानियां क्यों बनी। हजारों सीढ़ियों का सही कोण, समान ऊंचाई और भार संतुलन बिना विस्तृत योजना के संभव नहीं था। बरसात के पानी का बहाव किस ओर से आएगा, कितनी गहराई तक जमा होगा और सीढ़ियों को क्षरण से कैसे बचाया जाएगा, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया होगा। पत्थरों के बीच ऐसा संतुलन बनाया गया कि सदियों के मौसम के बावजूद इसका बड़ा हिस्सा आज भी खड़ा है। जब दोपहर की धूप सीढ़ियों पर पड़ती है तो रोशनी और परछाइयों से हजारों काले सफेद त्रिकोण बन जाते हैं। ऊपर खड़ा व्यक्ति यह भूल सकता है कि वह पानी के कुएं को देख रहा है। चांद बावड़ी उस समय के लोगों की जल प्रबंधन क्षमता का प्रमाण है, लेकिन उसकी गहराई और सीढ़ियों का अनंत जाल आज भी उसे किसी ऐसे रास्ते जैसा बनाता है जो नीचे पानी तक नहीं बल्कि समय के भीतर उतरता हो। नंबर 4, कनात सिस्टम, रेगिस्तान के नीचे बहती नदी। ईरान और प्राचीन फारस के सूखे क्षेत्रों में कई जगह जमीन के ऊपर कोई नदी दिखाई नहीं देती, फिर भी शहर, खेत और बाग सदियों तक पानी प्राप्त करते रहे। इस पानी का स्रोत जमीन के भीतर बनाया गया एक विशाल जाल था जिसे कनात कहा जाता है। कनात प्रणाली का विकास लगभग 3000 वर्ष पहले माना जाता है। इसका उद्देश्य पहाड़ों के नीचे जमा जल को दूर स्थित सूखे मैदानों और बस्तियों तक पहुंचाना था। इसमें किसी यंत्र, पंप या बिजली की आवश्यकता नहीं होती थी। पानी केवल प्राकृतिक ढलान और गुरुत्वाकर्षण के सहारे बहता था। सबसे पहले पहाड़ के पास एक गहरा कुआं खोदा जाता था जिसे मुख्य कुआं कहा जा सकता है। यह इतना गहरा होता कि भूमिगत जल स्तर तक पहुंच सके। वहां से एक लंबी सुरंग बहुत हल्की ढलान के साथ सूखे क्षेत्र की ओर बनाई जाती थी। इस सुरंग की ढलान सबसे महत्वपूर्ण थी। यदि ढलान अधिक होती तो पानी तेज गति से बहकर सुरंग को काट देता। यदि बहुत कम होती तो पानी रुक जाता और गाद जमा हो जाती। प्राचीन निर्माताओं ने कई किलोमीटर लंबी सुरंगों में इतनी सटीक ढलान बनाए रखी कि जल लगातार बहता रहा। सुरंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीधे कुएं बनाए जाते थे। ऊपर से देखने पर रेगिस्तान में गोल गड्ढों की लंबी कतार दिखाई देती है। इनका उपयोग खुदाई से निकली मिट्टी बाहर निकालने, हवा पहुंचाने और बाद में सफाई व मरम्मत के लिए किया जाता था। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिना आधुनिक माप यंत्रों के जमीन के नीचे सही दिशा और ढलान कैसे तय की गई। कारीगर रस्सियों, जल स्तर, साधारण माप उपकरणों और पीढ़ियों से मिले अनुभव का उपयोग करते होंगे, लेकिन लंबे मार्ग में कुछ सेंटीमीटर की लगातार गलती भी पूरी प्रणाली को बेकार कर सकती थी। कनात का एक लाभ यह था कि पानी जमीन के नीचे बहता था, इसलिए रेगिस्तान की गर्मी में भाप बनकर कम उड़ता था। इससे पानी साफ और ठंडा रहता था। कई शहरों में इसी पानी से घर, खेत और सार्वजनिक स्नान स्थल चलाए जाते थे। कुछ कनात आज भी उपयोग में हैं। हजारों वर्ष पहले बनाई गई सुरंगों में पानी अब भी उसी ढलान से बह रहा है। ऊपर से देखने पर रेगिस्तान सूखा और निर्जीव दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे इंसान द्वारा बनाया गया जल का शांत मार्ग मौजूद है। कनात यह साबित करता है कि प्राचीन इंजीनियरों ने पानी को उठाने की शक्ति विकसित नहीं की थी, लेकिन उन्होंने धरती की ढलान को इतना गहराई से समझ लिया था कि पहाड़ों का पानी बिना किसी मशीन के रेगिस्तान के भीतर यात्रा करने लगा। नंबर 5, गोबेकली टेपे, सभ्यता से भी पुराना मंदिर। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक साधारण पहाड़ी के नीचे 20वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा रहस्य दबा था जिसने मानव इतिहास की पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। इस स्थान को गोबेकली टेपे कहा जाता है। यहाँ विशाल गोलाकार संरचनाओं में टी आकार के पत्थर के खंभे खड़े हैं।
कई खंभों पर सांप, लोमड़ी, बिच्छू, जंगली सुअर, पक्षी और दूसरे जीवों की आकृतियां उकेरी गई हैं। कुछ स्तंभों का वजन कई टन है और उनकी ऊंचाई कई मीटर तक पहुंचती है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी आयु है। यह स्थल लगभग 12,000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसका अर्थ है कि इसका निर्माण मिस्र के पिरामिडों से हजारों वर्ष पहले हुआ, उस समय जब मानव समुदायों को सामान्यतः छोटे शिकारी समूहों के रूप में देखा जाता है। पुरानी धारणा थी कि पहले मनुष्यों ने खेती सीखी, फिर स्थायी गांव बनाए, उसके बाद संगठित धर्म और बड़े मंदिर विकसित हुए। लेकिन गोबेकली टेपे में विशाल धार्मिक या सामुदायिक संरचनाएं खेती और बड़े नगरों से पहले की दिखाई देती हैं। इससे यह संभावना सामने आई कि शायद लोगों ने मंदिर बनाने के लिए एकत्र होना शुरू किया और उसी आवश्यकता ने उन्हें खेती व स्थायी जीवन की ओर बढ़ाया। इतने भारी स्तंभों को काटना और खड़ा करना आसान नहीं था। पास की चूना पत्थर चट्टानों से उन्हें निकाला गया होगा। रस्सियों, लकड़ी के ढांचों और बड़ी संख्या में लोगों की सहायता से उन्हें निर्माण स्थल तक खींचा गया होगा। यहां रहने के स्पष्ट प्रमाण कम मिले हैं। बड़ी मात्रा में जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, जिससे लगता है कि यहां सामूहिक भोज या धार्मिक आयोजन होते थे। लेकिन घर, चूल्हे और सामान्य दैनिक जीवन के संकेत सीमित हैं। रहस्य और गहरा तब होता है जब पता चलता है कि कुछ समय बाद इन संरचनाओं को जानबूझकर मिट्टी और मलबे से भरकर दबा दिया गया। उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा ने नहीं ढका, बल्कि ऐसा लगता है कि लोगों ने स्वयं अपने बनाए पवित्र स्थानों को सावधानी से बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कोई धार्मिक युग समाप्त हो गया था? क्या नए लोग आए थे? या वे इन संरचनाओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। टी आकार के कुछ स्तंभों पर हाथ, उंगलियां और वस्त्र जैसी आकृतियां हैं, जिससे लगता है कि वे मनुष्यों या किसी अलौकिक सत्ता का प्रतीक हो सकते हैं। चेहरे नहीं बनाए गए, केवल शरीर के संकेत हैं। आज गोबेकली टेपे का बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई और गोलाकार संरचनाएं दबी हो सकती हैं। जो हिस्सा मिला है उसने यह बता दिया कि 12,000 वर्ष पहले के लोग हमारी कल्पना से कहीं अधिक संगठित और कुशल थे। शायद गोबेकली टेपे का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि इसे किसने बनाया, बल्कि यह है कि हमने उन निर्माताओं को इतने लंबे समय तक साधारण शिकारी समझकर उनकी वास्तविक क्षमताओं को कितना कम आंका। नंबर 6, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पत्थरों में बंद गणित। मिस्र के गीजा मैदान पर खड़ा महान पिरामिड हजारों वर्षों से रेगिस्तान के ऊपर दिखाई देता रहा है। आज उसके बाहरी पत्थर खुरदरे और सीढ़ीनुमा हैं, लेकिन निर्माण के समय उसकी पूरी सतह चमकदार सफेद चूना पत्थर से ढकी थी। सूर्य की रोशनी में वह दूर से विशाल प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता होगा। ग्रेट पिरामिड का निर्माण फिरौन खुफू के शासनकाल में लगभग 4,500 वर्ष पहले हुआ माना जाता है। इसकी मूल ऊंचाई लगभग 480 फीट थी और यह हजारों वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। इसमें लाखों पत्थर के खंड उपयोग किए गए। सामान्य पत्थरों का वजन कई टन था, जबकि अंदर के कुछ ग्रेनाइट खंड दर्जनों टन तक भारी थे। इन ग्रेनाइट पत्थरों को असवान से सैकड़ों मील दूर लाया गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए। रैंप सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है, लेकिन रैंप किस आकार का था, सीधा था या घुमावदार, यह निश्चित नहीं है। इतने विशाल रैंप के लिए भी अत्यधिक सामग्री और श्रम चाहिए होता। पिरामिड की दिशा लगभग वास्तविक उत्तर से मेल खाती है। इतनी सटीक दिशा उस समय तय की गई जब दिशा सूचक यंत्र या आधुनिक खगोलीय उपकरण नहीं थे। संभव है कि निर्माताओं ने तारों की स्थिति और सूर्य की छाया का उपयोग किया हो। अंदर राजा का कक्ष, रानी का कक्ष, विशाल दीर्घा और कई संकरे मार्ग हैं। राजा के कक्ष की छत के ऊपर भार कम करने वाले कई कक्ष बनाए गए, ताकि ऊपर के लाखों टन पत्थर का दबाव सीधे कमरे की छत पर न पड़े। ग्रैंड गैलरी की ऊंची ढलानदार छत
और पत्थरों की परतें भार को दोनों ओर स्थानांतरित करती हैं। यह प्राचीन संरचनात्मक समझ का अद्भुत उदाहरण है। पिरामिड के भीतर संकरी नलिकाएं भी हैं, जिन्हें पहले वायु मार्ग माना गया। कुछ नलिकाओं की दिशा विशेष तारों की ओर रही होगी, इसलिए उन्हें धार्मिक या आत्मिक यात्रा से भी जोड़ा जाता है। आधुनिक तकनीक से किए गए अध्ययन में पिरामिड के भीतर कुछ अज्ञात खाली स्थानों के संकेत मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि उसके भीतर अभी भी ऐसे भाग हो सकते हैं जहां आधुनिक मनुष्य नहीं पहुंचा। लोकप्रिय धारणाओं में पिरामिड के अनुपातों में पाई स्वर्ण अनुपात और पृथ्वी से जुड़े माप छिपे होने की बात कही जाती है। कुछ समानताएं वास्तव में दिखाई देती हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं कि वे जानबूझकर बनाई गई थीं या निर्माण के व्यावहारिक अनुपातों का परिणाम है। फिर भी पिरामिड की सटीकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी चारों भुजाओं की लंबाई में अंतर बेहद कम है। विशाल आधार लगभग समतल है और लाखों पत्थरों के बावजूद पूरी संरचना संतुलित है। रेगिस्तान की रात में जब पिरामिड केवल एक काली त्रिकोणाकार परछाई बन जाता है, तब वह मकबरे से अधिक किसी ऐसे संकेत जैसा दिखाई देता है जिसे प्राचीन लोगों ने पत्थर में लिखकर भविष्य की सभ्यताओं के लिए छोड़ दिया हो। नंबर 7, टियोतिहुआकान। किसने बनाया देवताओं का शहर? मेक्सिको की राजधानी के पास फैला टियोतिहुआकान कभी प्राचीन अमेरिका के सबसे बड़े नगरों में से एक था। इसके बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग गुजरता है जिसे आज एवेन्यू ऑफ द डेड कहा जाता है। इस मार्ग के दोनों ओर विशाल मंच, मंदिर और पिरामिड खड़े हैं। सबसे प्रसिद्ध संरचनाएं सूर्य का पिरामिड और चंद्रमा का पिरामिड हैं। सूर्य का पिरामिड लाखों टन मिट्टी और पत्थर से बनाया गया। यह ऐसे समाज की उपलब्धि थी जिसके पास लोहे के औजार, पहिए वाले परिवहन या बड़े भार उठाने वाले पशु नहीं थे। शहर की योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। सड़कें एक निश्चित दिशा में रखी गईं और अधिकांश इमारतें एक समान जाल के अनुसार बनाई गईं। इसका अर्थ है कि निर्माण शुरू होने से पहले नगर का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया होगा। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शहर का असली प्राचीन नाम ज्ञात नहीं है। टियोतिहुआकान नाम बाद में एज़टेक लोगों ने दिया। जब वे यहां पहुंचे तब शहर पहले से खंडहर बन चुका था। उन्होंने इसे इतना विशाल पाया कि इसे वह स्थान कहा जहां देवता बने थे। शहर किस जाति या समुदाय ने बसाया, इसका पूर्ण उत्तर आज भी नहीं है। यहां कई संस्कृतियों से जुड़े चिन्ह और कलाकृतियां मिली हैं। संभव है कि यह अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों का विशाल बहुसांस्कृतिक नगर रहा हो। पिरामिडों की दिशा सूर्य, पर्वतों और आकाशीय घटनाओं से जुड़ी बताई जाती है। शहर का मुख्य मार्ग वास्तविक उत्तर से कुछ डिग्री अलग है। यह विचलन जानबूझकर चुना गया माना जाता है, शायद किसी विशेष तारे या सूर्यास्त की दिशा के कारण। सूर्य के पिरामिड के नीचे सुरंग और गुफा जैसी संरचना मिली है। संभव है कि इस प्राकृतिक गुफा को पवित्र मानकर उसके ऊपर पिरामिड बनाया गया हो। प्राचीन मेसो अमेरिकी मान्यताओं में गुफाओं को धरती के गर्भ या दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता था। यहां चमकदार अभ्रक की परतें भी मिली हैं, जिनका स्रोत बहुत दूर के क्षेत्रों से जुड़ा माना गया। अभ्रक को इतनी लंबी दूरी से क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह सजावट, धार्मिक अनुष्ठान या ताप से सुरक्षा के लिए उपयोग किया गया होगा। शहर में नालियां, जल निकासी मार्ग और आवासीय परिसर थे। कुछ इमारतों की दीवारों पर रंगीन चित्र बने थे जो बताते हैं कि आज के भूरे खंडहर कभी लाल, नीले और पीले रंगों से भरे होंगे। 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास शहर का पतन हुआ। कुछ भवनों को आग लगाई गई और शासकीय क्षेत्रों में जानबूझकर तोड़फोड़ के प्रमाण मिले। संभव है कि विद्रोह, सूखा, संसाधनों की कमी या आंतरिक संघर्ष ने शहर को समाप्त किया। आज इसके विशाल मार्ग पर चलते समय दोनों ओर खड़े पिरामिड दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों की भाषा, नाम और शासक लगभग खो चुके हैं। शहर बचा रहा, निर्माता इतिहास से गायब हो गए। शायद इसी कारण टियोतिहुआकान आज भी मनुष्यों का बनाया नगर कम और किसी भूली हुई शक्ति द्वारा छोड़ा गया
खंडहर अधिक लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 11 स्थानों में कहीं पूरी आबादी जमीन के नीचे छिप सकती थी, कहीं रेगिस्तान के भीतर पानी बहाया गया और कहीं पत्थरों को ऐसी सटीकता से काटा गया कि वे आज भी मशीनों का काम लगते हैं। शायद इनके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हजारों लोगों का ज्ञान और धैर्य था। लेकिन जब निर्माता गायब हो जाएं और केवल उनका काम बचा रहे, तो मेहनत भी रहस्य बन जाती है।